welcome you to the fourth lecture in the current electricity in the physics lecture series for class 12. आज का हमारा डिस्कशन होगा लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द रेजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन एंड द जनरल डेफिनेशंस. फिर हम देखेंगे कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं. कार्बन रेजिस्टर्स इस साल CBSE में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लो क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और एग्ज़ाम में कई बार कॉम्पिटिशन्स में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं. आसान टॉपिक है, बहुत लॉजिकल सा टॉपिक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वाला. तो टॉपिक सबसे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसमें से आपको बहुत से ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे. ठीक है, तो आइए बिना क्या कहते हैं देर करे हुए हम इनको स्टार्ट करते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. तो पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ओम्स लॉ क्या होती है और हमें ये पता चला था कि कुछ सब्सटेंसेस में जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका करंट बढ़ता है और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से हमने निकाला था V बराबर IR. हम यहाँ तक पहुँचे थे जहाँ पे R आपका रेजिस्टेंस था. फिर हमने रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया था. फिर रेजिस्टेंस की हम लोग ने टेम्परेचर डिपेंडेंस डिस्कस की थी. फिर और कौन से फैक्टर्स इन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली. तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि ओम्स लॉ क्या हर जगह वैलिड है. इज इट अ यूनिवर्सल लॉ. जैसे कि हम हर जगह लिखते हैं 1+1 क्या होना चाहिए, हर जगह ही 2 होना चाहिए. तो ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है. तो क्या ओम्स लॉ भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है या यूनिवर्सल लॉ है. तो बेसिकली ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स के लिए वैलिड है. बाकी ये ज़्यादातर मटेरियल्स के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि जो ओम्स लॉ है वो कई क्लास के मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर वैलिड नहीं. ठीक है, तो बेसिकली जो ओम्स लॉ जिन जिन मटेरियल्स के ऊपर होल्ड नहीं करती है तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन मटेरियल्स की और क्या पॉइंट्स हैं जिन पे ओम्स लॉ होल्ड नहीं करती है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे. तो हमारा पहला टॉपिक है V ceases to be proportional to I. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ जिन भी मटेरियल पे वैलिड होगी, अगर आप VI प्लॉट बनाओगे तो आपको VI प्लॉट स्ट्रेट लाइन मिलेगा. और अगर ये एंगल थीटा है तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो tan थीटा के बराबर होगा या तो स्लोप ऑफ ग्राफ के बराबर होगा. ठीक है, इन अ नटशेल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसका जो ग्राफ आएगा वो एक लीनियर ग्राफ आएगा, वो एक लीनियर ग्राफ आएगा. लेकिन कई मटेरियल्स हैं जिनका जो ग्राफ होता है जब हम उनको करंट देते हैं तो उनका ग्राफ सीधा नहीं आता. जैसे हम ट्रांजिस्टर्स की बात करें या नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात करें तो उनमें जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ ना कुछ कर्व आता है. जैसे कि कभी कभी उसका x³ का कर्व बनने लगता है या कभी कभी log x या e बेस x के हिसाब से करंट वेरी करने लगता है. ऐसे केसेस में ओम्स लॉ होल्ड नहीं करती. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैपेसिटर. कैपेसिटर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं. और जब हम इम्पीडेंस के लिए VI ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसको VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं तो उसका कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप का. तो इसीलिए V ceases to proportional to I is the limitation where the Ohm's law fails. इसके बाद हमारा जो दूसरा केस है वो ये है कि V और I के बीच का जो रिलेशन होता है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. उस वक्त हमने पढ़ा है कि प्लस V शैल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू प्लस I. हमने नेगेटिव साइन की बात ही नहीं की. मतलब जो ग्राफ बनेगा उसकी जो स्लोप हमेशा आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी. रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है. हमने ये चीज़ पढ़ी. ठीक है, तो बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द V. इन अदर वर्ड्स करंट फॉर सर्टेन वोल्टेज जो भी होगा, जैसे कि हम वोल्टेज बाई करंट का रेशियो लेते हैं, हमारा वही आपका रेजिस्टेंस बनता है. तो या तो अगर हम ग्राफ के हिसाब से चेक कर रहे हैं, अगर हम ग्राफ के हिसाब से उस चीज़ को देख रहे हैं तो ग्राफ के हिसाब से हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी या तो वो नेगेटिव एक्सिस में बनेगी जहाँ करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव हुआ, या तो वो पॉजिटिव. पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब क्या होता है. पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब ये होता है जैसे आपका रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, अपने वोल्टेज इस टाइप से दी है. अब अगर हम इसी को माइनस प्लस से ऐसे कर दें, मतलब चेंज कर दें इस बैटरी को, तो वो नेगेटिव वोल्टेज कहला जाता है. दोनों ही केस में हमारी स्लोप पॉजिटिव आनी चाहिए.
मतलब हमारा ग्राफ जो होगा वो जनरली प्लस प्लस एक्सिस में होगा, माइनस माइनस एक्सिस में लाई नहीं करना चाहिए। हम फिर से वहीं आ जाते हैं कि जब हम पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जब हम पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में हमें ये दिखता है कि इस टाइप का एक कर्व बनती है, जहाँ पे ये आपका फॉरवर्ड बाइजिंग कहलाता है और ये आपका रिवर्स बाइजिंग कहलाता है। तो इन दैट केस हमें ये दिखता है कि V और I का जो साइन है वो एक दूसरे के साइन पे डिपेंड कर रहे हैं, और जब V को हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा करंट भी रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। प्लस ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ फेल कर जाती है। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, कुछ मटेरियल्स के लिए, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए हम बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए जब हम वोल्टेज और करंट का प्लॉट बनाते हैं तो आप ध्यान से देखिए, एक करंट की वैल्यू पे हमें 2 वोल्टेज अवेलेबल है। एक करंट की वैल्यू पे कई जगह ऐसी है जहाँ पे हमें 2 वोल्टेज अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए 10 एम्पियर करंट पे हमें 2 तरीके के वोल्टेज अवेलेबल हैं। मतलब जो इसकी रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में ही वैरी करने लग रही है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर वो होते हैं जो थर्मल रेजिस्टर्स कहलाते हैं या टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर्स होते हैं। आप वोल्टेज पास करोगी, हीट पैदा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस अपने हिसाब से वेरी करेगी। रिले सर्किट्स और जनरल सर्किट्स में इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी VI ग्राफ हमारे यूनिक नहीं है। यूनिकनेस का ये मतलब होता है कि हम अगर VI ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो जो एक V की वैल्यू पे हमें एक यूनिक I की वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा ग्राफ इस टाइप का यहाँ पे है, एक V की वैल्यू पे कभी कभी हमें 2 I की वैल्यू या एक I की वैल्यू पे हमें 2 V की वैल्यू मिल जा रही है। इन दैट केस द ग्राफ यूनिक नहीं है। तो जब ग्राफ यूनिक नहीं है तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ जो आपकी होती है वो फेल कर जाती है। ये 3 पॉइंट्स ही हैं जो आपको बोर्ड्स वगैरह में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इन्हीं 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर पूरा अलग ब्रांच कैसे। बेसिकली सेमीकंडक्टर में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्सेप्ट्स उनको जनरली पढ़ा जा सकता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्योंकि सिर्फ एक ओम्स लॉ ही है जो मतलब हर जगह वैलिड नहीं होती, इसी वजह से हम इसको अलग पढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर फिजिक्स को अलग पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आज का टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली क्या है? रजिस्टर वो एलिमेंट है, सबसे पहले तो कुछ बातें कर लेते हैं ये कैसा एलिमेंट है। ये पहले बाईलैटरल एलिमेंट है, मतलब इसमें पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये रजिस्टर है तो आप इसको प्लस माइनस से कनेक्ट करो, या तो आप इसी रजिस्टर को माइनस प्लस से कनेक्ट करो, बात आपकी हर तरीके से सेम आती है। तो ये पहला तो एक बात आप नोट कर लो कि ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका बाईलैटरल एलिमेंट है। बाईलैटरल मतलब दोनों साइड से किसी भी पोलैरिटी पे कनेक्ट किए जाने वाला एलिमेंट है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये आपका एक पैसिव एलिमेंट है। 2 तरीके के एलिमेंट्स पूरी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ पढ़ाए जाते हैं, पैसिव एलिमेंट्स और एक्टिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, एनर्जी को खाते हैं, ठीक है। आप अभी आगे जाके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ही पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ दिखेगा I²RT के हिसाब से एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इंटरेस्ट है कि हम रजिस्टर्स को समझें। तो बेसिकली मैंने बताया ये पैसिव एलिमेंट होते हैं, बाईलैटरल एलिमेंट होते हैं। इनके अलावा जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपका AC और DC दोनों के साथ काम करते हैं। तो एक बहुत ही यूनिवर्सल एलिमेंट होता है रजिस्टर। 3 तरीके के एलिमेंट कॉमन तौर पे पढ़ाए जाते हैं और पूरी इंजीनियरिंग में 3 ही तरीके के एलिमेंट्स चलते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। अब हम रेजिस्टर का आगे का डिस्कशन लेते हैं। तो रेजिस्टेंस को कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और रेजिस्टर को कई ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे कि रेजिस्टेंस विद द फिक्स्ड रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर विद द फिक्स्ड रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर्स, वेरिएबल रजिस्टर्स, थर्मिस्टर्स और रियोस्टेट्स। ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो, मतलब ऐसे रजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो, हम उनको बोलते हैं रेजिस्टर्स विद द फिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो अगर हम उसको ध्यान से डिटेल में देखें तो इस टाइप से वो कुछ बनता है। इसके बाद हम कार्बन रजिस्टर्स की बात करते हैं। अगर आप मोबाइल का कभी चार्जर तोड़ो या मोबाइल के सर्किट्स तोड़ो या टीवी वगैरह को तोड़ो तो उसमें आपको इस टाइप से कार्बन रजिस्टर मिलता है, जिसमें कि अलग अलग विड्थ की यहाँ पे लाइंस बनी होती हैं। आई थिंक 4 लाइंस होती हैं, जिनमें से जो आपका
पहला 2 होता है वो आपको रेजिस्टेंस वैल्यू बताता है, तीसरा मल्टीप्लायर के लिए होता है, और जो चौथा होता है वो आपको ये बताता है कि टॉलरेंस उस रजिस्टर की कितनी है। हम कार्बन रजिस्टर को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम वेरिएबल रजिस्टर्स की बात करते हैं। एक्चुअली वेरिएबल रजिस्टर और रिहोस्टेड कई बुक्स में आपको एक जैसे ही मिलेगा, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से कई बार डिनोट करते हैं, या कई बार इस एरो से, या कभी कभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर आर भी लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लिख देते हैं, तो ये वेरिएबल रजिस्टर कहलाता है। वेरिएबल रजिस्टर ऐसा होता है कि जिसकी आप सर्किट जिस वक्त ऑन हो, जिस वक्त चल रहा हो, सर्किट के ऑन रहते में आप उस रेजिस्टेंस को चेंज कर दो। जैसे कि अगर आप फिजिक्स के लैब वगैरह को विजिट कभी करोगे तो वहाँ पे इस टाइप का रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें बहुत ढेर सारी पिन्स होती हैं, और इन पिन्स को आप जैसे जैसे निकालते हो वैसे सारी पिन्स को आप निकाल लो, और जैसे जैसे आप पिन रखोगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। अंदर का मैकेनिज्म आई थिंक कुछ कॉयल वगैरह पे बेस्ड होता है। इसके बाद थर्मिस्टर्स की बात आती है। थर्मिस्टर्स बेसिकली वो रेजिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि थर्मिस्टर्स वगैरह को हम कई बार इंफ्रारेड कैमरास वगैरह में यूज़ करते हैं। देखिए मान लीजिए आपका एक थर्मिस्टर है, ठीक है, ये टेम्परेचर को सेंस करेगा और टेम्परेचर के हिसाब से अपनी रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेगा या वेरी कराएगा। रिहोस्टेड आपका सर्किट में करंट को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इतना बड़ा सा सिलेंडर टाइप का होता है, उस पर कॉइलिंग होती है ढेर सारी, बहुत फाइन कॉइलिंग होती है, और यहाँ पे आपकी पिन टाइप होती है जिसको आप राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करके करंट को वेरी करा सकते हो, रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हो। तो आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कार्बन रेजिस्टर्स। बेसिकली व्हाट आर कार्बन रेजिस्टर्स? एक्चुअली कमर्शियल बेस्ड रेजिस्टर्स हैं। जैसे चार्जर वगैरह में रेजिस्टर भी बहुत महंगे महंगे भी आते हैं और बहुत हल्के भी आते हैं। हल्के वाले रेजिस्टर हैं जो आपके जनरली चार्जिंग और मिनी सर्किट्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, टॉयज वगैरह में मिल जाएंगे। ये दो तरीके के आते हैं, इनका यूज़ लेबोरेटरीज वगैरह में भी हम करते हैं। दो तरीके के आते हैं, एक आपके वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, एक आपके कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। अगर आप कभी लैब में जाना तो वायर बाउंड रेजिस्टर्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। मतलब बेसिकली होता क्या है कि एक वुड होता है, जैसे कि ये वुड का ब्लॉक होता है, और उस वुड के ब्लॉक पे हम यहाँ से एक कांटी ठोकते हैं और यहाँ पे एक कांटी ठोकते हैं, और इस वुड के ब्लॉक को हम रैप करते हैं कॉन्स्टेंटिन, मैग्नेनिन या नाइक्रोम वगैरह की किसी वायर से और उस वायर से हम नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो ऐसे रेजिस्टर्स को हम बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स। क्या बोलते हैं? वायर बाउंड रेजिस्टर्स। इसके अलावा आते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। तो बेसिकली कार्बन रेजिस्टर्स आपके वो होते हैं जैसे कि आप ऐसे करके आपको सर्किट तोड़ोगे तो आपको मिलेगा, उसमें लाइंस होती हैं और उसमें 4 लाइंस बेसिकली होती हैं, कभी किसी किसी में 5 भी होती हैं, जिनमें से जो पहली 2 लाइंस होती हैं या पहली 3 लाइंस होती हैं वो आपके नोटेशन के लिए यूज़ होती हैं, अगली लाइन आपकी मल्टीप्लायर होती है, और जो लास्ट लाइन होती है वो टॉलरेंस परसेंटेज बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इन रेजिस्टर का बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं यूज़ करते हैं। जैसे रिएक्टर्स या बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर या बहुत बड़ा इक्विपमेंट बनाए तो जनरली उसमें नहीं यूज़ होता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको ये चार्ट याद रखना है और इस चार्ट को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, ये नंबर बेसिकली आपको याद रखना है, मल्टीप्लायर याद रखना है और टॉलरेंस याद रखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपको ऐसे कार्बन रेजिस्टर बना के दे देगा और आपसे बोल देगा, मान लीजिए इस पे 4 लाइंस ऐसे दी हैं, आपसे बोल देगा जो पहली लाइन है वो आपकी ग्रीन है, जो आपकी अगली लाइन है वो आपकी ब्लू है, जो आपकी थर्ड लाइन है वो आपकी ग्रे है, और जो आपकी लास्ट लाइन है वो सिल्वर कलर की है। तो इस रेजिस्टर को देख के बताइए कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको बोलते हैं बेसिकली कलर कोडिंग। कलर कोडिंग इसलिए क्योंकि इन स्ट्रिप्स से ही हम बता सकते हैं रेजिस्टर की मतलब वैल्यू कितनी होगी रेजिस्टेंस की। तो पहला ग्रीन और दूसरा क्या है? ब्लैक, ब्लू। तो यहाँ देखिए ग्रीन ब्लू क्या हो गया? 5 6, तो 5 और इधर लिख दिया हमने 6, तो 56 मल्टीप्लायर हमारा क्या होगा? ग्रे इंटू 10 पावर 8, तो 56 इंटू 10 पावर 8 तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस। और लास्ट वैल्यू है सिल्वर। तो इसमें जो एरर या टॉलरेंस आ सकती है वो कितनी आ सकती है? इसके लिए देखिए सिल्वर के लिए यहाँ पे टॉलरेंस दिए 10%, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 10% टॉलरेंस के साथ। तो बेसिकली यही होता है कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। 56 10 पावर 8 प्लस माइनस 10%। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो आपकी 56 पावर 8 की वैल्यू है
उससे 10% आगे या 10% पीछे तक की वैल्यू अप्रिशिएबल होती है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि रेड रेड और सिल्वर दिया है और यहाँ पे येलो वायलेट ब्राउन और गोल्ड दिया है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रिप गायब हो, इसका ये मतलब समझिएगा कि नो कलर है, और नो कलर के लिए टॉलरेंस आपकी होती है 20%। इसमें जो मेन इशू आता है वो आता है इस चार्ट को याद रखने के लिए। इस चार्ट को याद रखने के लिए हमें बहुत से वर्ड्स, बहुत से सेंटेंस, बहुत से ट्रिक्स मिलती हैं। जो बेसिकली मैं फॉलो करता हूँ वो ये है, ब्लैक ब्राउन rods of your gate became very good when given silver color। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको इस ऑर्डर में याद रखता हूँ, और मैं याद रखता हूँ कि जो क्या कहते हैं वाइट तक है, मतलब became वाला जो सेंटेंस है उसके बाद वाले तक, उसकी टॉलरेंस 0 से 9 तक जाएगी, और उसके बाद ये 10 पावर 1 10 पावर -2 तक जाएगा, और मल्टीप्लायर आपका लाइन नंबर के हिसाब से काउंट होता है, और जो गोल्ड सिल्वर वगैरह है इसके लिए टॉलरेंस अलग से आती है। तो बेसिकली इसकी थ्योरी यही है कि जो पहले 2 बैंड होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको रेजिस्टेंस का नंबर या रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहे होंगे, जो नेक्स्ट बैंड होगा वो मल्टीप्लायर का होगा, जो लास्ट बैंड होगा वो आपके टॉलरेंस का होगा, या जो वेरिएशन हो सकता है परसेंटेज अबाउट द आइडेंटिकल वैल्यू वो होगा। इसको रिमेंबर करने के लिए एक और क्या कहते हैं सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है, उस सीक्वेंस को भी याद किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। बेसिकली ये सर्किट थ्योरी का पार्ट है, और इसको डील करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन नियरली हर एग्जाम में बनते हैं, और इस पर वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक वर्सेटाइल टॉपिक्स में आता है। तो बेसिकली इसमें बहुत से कॉम्बिनेशंस आपको रजिस्टर को पढ़ाए जाएंगे। इसमें से पहले 2 मेन जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज और पैरेलल। सर्किट लेवल की एनालिसिस करनी होती है इन सारे कॉम्बिनेशंस पर। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा ये बोलता है कि सपोज कीजिए आपके 3 रजिस्टर R1 R2 R3 इस तरह से सर्किट में लगे हुए हैं, और V वोल्ट की हमने बैटरी दी हुई है। तो V वोल्ट की जब हम बैटरी देंगे और R1 R2 R3 रेजिस्टेंस होगी, तो इसमें कुछ करंट I फ्लो कर रहा होगा। जब उसमें कुछ करंट I फ्लो कर रहा होगा तो V बराबर IR हम लिखते हैं। तो IR के हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो इस जगह पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V1 आएगा, फिर इस जगह पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V2 आएगा, और इस जगह पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V3 आएगा। सर्किट को देख के हमें एक चीज़ समझनी होगी। देखिए यहाँ पे जो करंट जा रहा वो ब्रांच के लिए सेम है, मतलब हर रजिस्टर के अक्रॉस कौन सा करंट जा रहा, I जा रहा, लेकिन हर ब्रांच के मतलब हर रजिस्टर के आसपास वोल्टेज ड्रॉप कैसा है, अलग अलग। ठीक, तो बेसिकली इस सर्किट को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहला, रेजिस्टेंस वोल्टेज को डिवाइड कर रही है। देखिए सर्किट में रेजिस्टेंस वोल्टेज को डिवाइड कर रही है, बिल्कुल। अगर V1 + V2 + V3 करेंगे तो इसका वैल्यू V के बराबर आना चाहिए, जो आपने बैटरी से अप्लाई की थी। तो V बराबर V1 + V2 + V3 हमारी एक बहुत अच्छी इक्वेशन है जो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। इसके बाद करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच विल बी सेम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट, ये भी बता चुका हूँ। हाँ, एक और चीज़ है, सपोज करिए ये R2 रजिस्टर जल जाए। अगर ये R2 रजिस्टर जल गया तो बेसिकली वायर के बीच में गैप आ गया, वायर के बीच में एक गैप आ गया। अगर वायर के बीच में गैप आ गया मतलब R2 रजिस्टर ब्रेक कर गया, तो किस टाइप का सर्किट बन गया, ये आपका एक ओपन सर्किट टाइप बन गया, और ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसमें से कोई भी एक रजिस्टर खराब होगा तो उसके बाद वाले जितने भी रजिस्टर होंगे वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। कंप्लीट पोटेंशियल ड्रॉप किसको मिल जाएगा, इसको। मतलब अगर आपने V यहाँ सप्लाई की थी, ये ब्रेक हुआ तो इस पूरे में V आएगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो इस पूरे के अक्रॉस V आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सर्किट थ्योरी का पार्ट है जो कि बहुत लॉजिकल चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद मैथमेटिकली अगर फॉर्मुलेट करें तो आप यहाँ से देख के ये बोल सकते हो कि V1 + V2 + V3 किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला V और ये वाला V मतलब सेम ही है, V नेट और V। अब इसके बाद हम ये बात जानते हैं कि V बराबर क्या होता है हमारा,
आई आर होता है। अगर हम इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करें, ध्यान दीजिएगा मैं इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपने आरनेट नाम से एक रेजिस्टर ले लिया और सेम वी बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर, मतलब ये 3 रेजिस्टर कंबाइन होगा, इसको आरनेट दे रहे होंगे वैल्यू, उस आरनेट को आपने यहाँ पे कनेक्ट करके इस टाइप से सर्किट में लगा दिया। तो इन दैट केस आप लिख सकते हो कि V बराबर हमारा क्या होगा, आई आर नेट होगा। उसी तरीके से V1 बराबर क्या होगा, करंट आई सब में सेम पास कर रहा, तो आई आर वन होगा। उसी तरह से यहाँ आई आर टू होगा, उसी तरह से यहाँ आई आर थ्री होगा। तो इन दैट केस इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं, मतलब देखो इस टाइप से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हम लिख सकते हैं आई आर नेट जो कि हमारा वी नेट था बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब आई सब में से तो कैंसिल हो गया, तो आर नेट बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक बहुत लॉजिकल सी बात, मान लीजिए हम यहाँ पे n रजिस्टर्स को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दें, सपोज यहाँ पे n रजिस्टर्स ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो आर नेट होगा वो होगा समीशन ऑफ आर आई, मतलब नेट रजिस्टर्स का समीशन होगा, वही हमारा होगा आर नेट। ठीक है, तो बेसिकली सीरीज़ में रेजिस्टेंस हम कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, हमारा ये बहुत मेन फंडा है। तो ध्यान देखो रेजिस्टर ऐड हो रहा है, रेजिस्टर डायरेक्टली ऐड हो रहा है, तो सीरीज़ में हम रेजिस्टर को तब लगाते हैं जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करनी होती है, बढ़ानी होती है। किसी जगह में हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होती है तो हम सीरीज में लगाते हैं उसको। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए। अब इसके बाद अगर हमें करंट मिल गया, हमें आर नेट मिल गया, तो जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो होगा V बाई आर नेट। भैया आर नेट तो मिल गया, नेट रेजिस्टेंस वोल्टेज में पता ही था, तो V बाई आर ही तो आपका करंट होगा। तो हमारा वोल्टेज V1 क्या होगा, आई आर वन, और आई क्या है, V बाई आर नेट R1। अब अगर आर नेट को यहाँ पे ओपन करें तो V R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी हिसाब से V2 को देखें तो V आर नेट बाई R2, और V3 Vn को देखें तो V आर नेट बाई Rn। अगर हम इन सबको प्लस करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन सारे इक्वेशंस को प्लस करें तो हमको V आर नेट हमें कॉमन दिख रहा, सिर्फ R1 प्लस R2 प्लस R3 चेंज हो रहा। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn हमें क्या देगा, जो हमने नेट वोल्टेज बैटरी सप्लाई किया था, तो VB हम लिखते हैं उसको बैटरी वोल्टेज। तो बैटरी वोल्टेज बराबर होगा V बाई आर नेट इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn सीरीज में क्या हो गया, आर नेट के बराबर, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो V बराबर V। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर, और इसके मतलब वोल्टेज डिवीजन को स्टडी करने के लिए जो रूल आता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल बेसिकली क्या कहता है कि जब आप सीरीज़ में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो, ठीक है, मान लो ये तुमने सीरीज़ में यहाँ पे रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया और तुमने कुछ वोल्टेज दे दिया, मान लो 10 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, और वो ऐसा डिवाइड होगा कि अगर तुम V1 प्लस V2 प्लस V3 को तो तुम्हें वापस कितना मिल जाए, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर रूल। चाहो तो उसका फॉर्मूला पढ़ो, चाहो तो लॉजिकली समझो। इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। व्हाट आर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि रेजिस्टर्स को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो उनका बिहेवियर क्या होगा, उनकी सर्किट स्टडी क्या होगी, उनके अक्रॉस करंट या वोल्टेज क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में आपका करंट आई यहाँ आया, यहाँ पे नोड होती है। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ से वायर अपने आप को तोड़ रही हो, या जहाँ वायर अपने आप को ज्वाइन करके सिंगल पार्ट में हो जाए। ठीक है, मान लीजिए एक से ज़्यादा वायर आके एक पॉइंट पे जुड़ के एक सिंगल वायर से जुड़ जाएं तो वो भी नोड है, या मान लीजिए एक सिंगल वायर कहीं जाए और वहाँ मल्टीपल वायर्स आके मिल रही हो तो वो भी पार्ट नोड है। यहाँ देखिए, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 वायर्स मिल रही हैं, तो बेसिकली ये पॉइंट क्या है, नोड है, और ये भी पॉइंट नोड है। सपोज हम इसको नोड ए बोलते थे। नोड ए पे करंट क्या होता है, नोड पे करंट का डिवीजन हमेशा होता है। याद रखिएगा, नोड पे करंट टूटता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 10 एम्पियर करंट आ रहा था, 6 इधर चला गया तो 4 इधर चला जाएगा। तो नोड पे हमेशा क्या होता है, करंट टूट जाता है, रेजिस्टेंस के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से करंट टूटता है। तो पैरेलल में करंट हमेशा डिवाइड करता है। अच्छा, अगर हम इस सर्किट की बात करें
तो अगर हमने वी दिया तो ये वी पूरे सर्किट में आना चाहिए, लेकिन वायर की तो नेट रेजिस्टेंस होती नहीं है, तो वी आपका रेजिस्टर के अक्रॉस आना चाहिए। अब अगर वी यहाँ आया है तो वी यहाँ भी आएगा, सेम वोल्टेज यहाँ भी आएगा और सेम वोल्टेज यहाँ भी आएगा। तो जो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर होता है जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनमें सेम होता है। अब आप बोलोगे सर अगर हम यहाँ आर कनेक्ट करें तब वोल्टेज डिवाइड होगा इसके बीच और इस पूरे कॉम्बिनेशन के बीच, और पूरे कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर वोल्टेज आएगा वो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम आएगा। इसके बाद हमने बोला करंट इन द ईच ब्रांच ऑफ द रेजिस्टर इज डिफरेंट। सपोज कीजिए R1 रेजिस्टर ब्रेक हो गया, तो R1 अब आपका ओपन सर्किट की तरह हो गया, मतलब R1 से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस ब्रांच को हम गायब कर सकते हैं। तो करंट डिवीजन यहाँ पे फर्क हो जाएगा बस थोड़ा सा, और सिर्फ 2 ही ब्रांचेज होंगी। मतलब पैरेलल में हम तब कनेक्ट करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस क्या करनी हो, घटानी, और जब हमें सीरीज और जब हमें अप्लायंस को जलने से बचाना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपसे 10 में पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके घरों में बल्ब हमने लाइन से लगा दिए हैं, आप बल्ब को कैसे लगाएंगे, सीरीज़ में कि पैरेलल में, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो आप बोलोगे सर हम पैरेलल में लगाएंगे ना कि सीरीज़ में, तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं सीरीज़ में, तो आप बोलोगे कि नहीं सर सीरीज़ में अगर एक बल्ब खराब हुआ तो सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे। बिल्कुल सही। पैरेलल में क्या होता है, अगर एक ब्रेक होगा तो बाकी ब्रेक नहीं होंगे। और सपोज मैं आपसे बोलूँ कि आपको बल्ब ऐसे लगाने की सबकी इंटेंसिटी सेम रहे, तब आप कैसे जोड़ोगे, तब आप सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में जो करंट पास होता है वो सेम होता है, और यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। करंट ब्रेक होगा तो आपकी एनर्जी ब्रेक होगी, कम एनर्जी मिलेगी तो डिम लाइट होगी। ठीक है, अलग अलग यूजेज, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का यूसेज है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आइए देख लेते हैं। जाहिर सी बात है अगर आई करंट यहाँ से टूटा होगा I1 + I2 + I3 I1 I2 I3 में, तो हम I0 लिख सकते हैं I1 + I2 + I3। अब हमारा I क्या होता है, V/R के बराबर होता है भाई, ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR, तो I = V/R। तो अगर हम इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करें, फिर से पूरी वही कहानी चलेगी, अगर हम इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से देखें, इस तरह से रिप्लेस कर दें, इन दैट केस ये R नेट है आपका, V/R नेट बराबर होगा V/R1 + V/R2 + V/R3। V कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 1/R नेट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मान लीजिए n रेजिस्टेंस है तो आप क्या करोगे, 1/R4 + up to Rn, सो 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/Ri। और इस फॉर्मूले को एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, R नेट इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, R नेट इज इक्वल्स टू 1/(1/Ri)। ठीक है, इस पूरे के सम का रेसिप्रोकली हमारा क्या होगा, R नेट होगा। तो R नेट में नेट रेजिस्टेंस आपकी घटेगी। मान लो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 3 ओम है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 1 ओम के बराबर निकल के आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस घट जाती है पैरेलल में। मिक्स कॉम्बिनेशन में हमें जब अपने हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करानी होती है तब हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद तुमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे करंट अलग अलग तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो करंट का डिवीजन चल रहा है, तो बेसिकली जैसे हमने वहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे करंट डिवाइडर सर्किट और करंट डिवाइडर रूल की बात कर सकते हैं। तो बेसिकली आई क्या होगा, आई हमारा V/R1 होगा, और हमारा आई वो क्या कहते हैं, वी क्या होगा, वी हमारा IR नेट होगा। तो IR नेट/R1, वैसे ही I2 होगा IR नेट/R2, वैसे ही IN होगा IR नेट/RN। ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन के केस में करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर को KVL KCL के साथ यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली मत यूज़ कीजिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है A और B के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, सीरीज पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको सीरीज पैरेलल जज करना आना चाहिए। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल जज करने के लिए उससे भी पहले आपको ये आना चाहिए कि हमें एक ब्रांच पकड़ के सॉल्व करनी है। तो बेसिकली आपने यहाँ करंट भेजा, करंट अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होगा, इस ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच को देख के तो अगर आई आपने यहाँ से पास किया तो आई यहाँ तक गया, तो ये ब्रांच बेसिकली कैसे है, ये ब्रांच आपकी सीरीज़ में है। अगर आपकी ये ब्रांच सीरीज़ में है तो इसका नेट रेजिस्टेंस R+R मतलब 2R आना चाहिए। अब ये 2R कैसे है, पैरेलल में है। तो अगर ये 2R पैरेलल में है तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 1/(1/2R) प्लस 1/(1/2R), तो ये आ जाएगा R आपका। तो बेसिकली
इतनी सी ब्रांच का हमारा तो रेजिस्टेंस निकल के आ गया R। अब ये जो R आया है, मतलब हम इस पूरी ब्रांच को इस तरह से वापस रीड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं विदाउट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेसिकली अब ये R है और यहाँ पे ये वाला R है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2R है, फिर से ये R और ये R कैसे, ध्यान से देखेंगे तो सीरीज में, और ये R प्लस R हो गया 2R। अब ये 2R और ये 2R कैसे है, पैरेलल में, फिर से हमारा रेजिस्टेंस R बन गया। फिर इधर R दिया था तो हमारा रेजिस्टेंस इस टाइप से कुछ शॉर्ट हो गया। हमारा डायग्राम देखिए ध्यान से, तो इस टाइप से कुछ शॉर्ट हो गया, ये R है, ये R है, और फिर नीचे 2R लगा है। तो फिर R और R क्या हो गया, 2R, और 2R पैरेलल में फिर से R। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ए बी के बीच में जो नेट इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है। ये R, ये R और ये R। अब अगर आप करंट ए से भेजो तो यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ डिवाइड होगा, और ये जो करंट यहाँ से आएगा वो इस R में भी आएगा। तो ये R और ये R कैसे हैं, सीरीज में, और कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 2R, और नीचे क्या लगा है, R। तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ए बी के बीच में रेजिस्टेंस आना चाहिए, वो आना चाहिए 1/R प्लस 1/2R, जो कि आपका 2R/3 आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 2R/3। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे हमें 1 और 2 के बीच में नेट रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपने जब करंट यहाँ से भेजा तो करंट पहले तो यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। आपके दो पार्ट, एक येलो से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ और एक मैं पिंक से, और ये जो पिंक वाला करंट है ये इन दोनों ब्रांच में जाएगा, और जो येलो वाला करंट है वो इन दोनों ब्रांच में जाएगा, और ये वापस मिलेंगे, वापस मिल के क्या बनाएंगे, जो ब्लू वाली लाइन वाला करंट रिप्रेजेंट किया वो बना लेंगे। तो बेसिकली ये R और ये R कैसे हैं, सीरीज़ में, और ये R नीचे वाले 2R कैसे हैं, सीरीज़ में है। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करें, तो R/2 प्लस R/2 तो हो गया R, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया R, और इस वाली रेजिस्टेंस को आप हटा दो तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ गया R। अब ये R और ये R कैसे है, पैरेलल में, तो इसका रिजल्ट आ गया R/2। अब ये R/2 जो आपका यहाँ का इक्विवेलेंट आया R/2, और ये R/2 कैसे हैं, लाइन में, सीरीज़ में, तो आंसर 3R/2 आ गया। तो ये तो वो क्वेश्चन हैं जिनमें हमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिख जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हमें सीरीज पैरेलल डायरेक्ट ना ही दिखता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हम वोल्टेज का सहारा लेकर सारा काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज करिए यहाँ पे वोल्टेज V है, तो ये वोल्टेज भी यहाँ पे भी है कि भाई ये तो वायर है, लेकिन अब ये वोल्टेज भी यहाँ से यहाँ नहीं ट्रेवल कर सकता। यहाँ पे अगर वोल्टेज 0 है, यहाँ सपोज कीजिए वोल्टेज X है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज X है, तो वोल्टेज यहाँ पे भी X होगा। अब ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता, रेजिस्टर का क्रॉस वोल्टेज गायब होता है, मतलब लॉस होता है। इसके बाद यहाँ Y है, तो यहाँ पे भी Y होगा, और ये A है और ये B है। मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो हमने X ड्रॉ कर लिया, Y ड्रॉ कर लिया, और A B यहाँ कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो मान लो A हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और B हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, X और A के बीच एक 10 ओम है, हाँ। तो अच्छा, A और B की, X और A के बीच एक 10 ओम है, ये वाला रेजिस्टर तुमने प्लेस कर दिया। A और B के बीच क्या है, एक 20 ओम है। फिर X और B के बीच में क्या है, ध्यान से देखो तो X और B के बीच में हमारा क्या है, X ये है, B ये है, 10 ओम है। वैसे ही B और Y के बीच में क्या है हमारा, 10 ओम है, और A और Y के बीच में हमारा क्या है, 10 ओम है। तो अब अगर आप सर्किट को फिर से रीड्रॉ में देखो तो आपका बेसिकली सर्किट कुछ ऐसे बन गया। देखो
मैं इसी सर्किट का सारा लेके थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये x है, ये y है, ये a है, ये b है। हमें x और y के बीच नेट रेजिस्टेंस चाहिए थी। अब ये 10 था, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। तो एक प्रिंसिपल आता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जिसको मैंने आपको कैपेसिटर में थोड़ा सा समझाया था, वो यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो इधर का और इधर का लेंगे तो 1/1 आएगा और इधर का भी 1 आएगा। दोनों रेशियोज इक्वल हैं। क्योंकि दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो बीच वाली ब्रांच को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो अगर हम बीच वाली ब्रांच को नहीं कंसिडर करते हैं तो ओवरऑल अब हमारा सर्किट कैसे बन गया, 10 ओम इधर, 10 ओम इधर, 10 ओम इधर, 10 ओम इधर, और ये हमारा ब्रांच x और ये हमारा ब्रांच y। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो 10 और 10 कैसे लग रहे हैं, सीरीज़ में, और ये 10 और 10 सीरीज़ में। तो यहाँ आ गया 20 और यहाँ नीचे आ गया 20, और ये 20 किस में है, पैरेलल में। तो आंसर क्या आ गया, 10 ओम। तो बेसिकली यही है सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर तुम ए पॉइंट को उठा के तुम इधर ले जाओ तो बेसिकली तुम्हारा सर्किट किस टाइप का बन गया, ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा ए वाला सर्किट इस टाइप का कुछ बन गया, ठीक है। ए वाला सर्किट तुम्हारा इस टाइप का बन गया। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या बताया था, बीच वाला रेजिस्टर गायब कर सकते हैं कब, ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो, ठीक है। अगर सबको आर ले लोगे तो तुम्हारा आंसर इसमें फिर से आर आ जाएगा। ट्राई करना इसको। और इस वाले को अगर तुम लोग ट्राई करना चाहते हो तो सबसे पहले तो सबसे छोटी ब्रांच से स्टार्टिंग करो। सबसे छोटी ब्रांच ये है और ये यहाँ पे पैरेलल में, फिर उसके बाद ये दोनों पैरेलल में हैं और इसके पैरेलल का रिजल्ट फिर इसके साथ सीरीज़ में है। फिर ये जो सीरीज़ में है ये 8 ओम वाले के साथ पैरेलल में है, और फिर ये जो 8 ओम और 10 ओम का रिजल्टेंट है, ठीक है, मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सीरीज़ में है। और ये जो सीरीज़ का पूरा कॉम्बिनेशन आएगा वो 5 ओम के साथ कैसे, पैरेलल में। हमेशा एंड से आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ 6 और 6 को आप रिड्यूस करोगे तो एक सिंगल रजिस्टर आपको मिलेगा कितने ओम का, 3 ओम का, और फिर 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 और 8 फिर से इधर हो गया। और जैसे ये 10 और 5 है, 10 और 10 है पैरेलल में है, तो फिर ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 और यहाँ 6 और 8 लगा था, तो 1/1/8 प्लस 1/6 मतलब 48/14, 48/14 इधर, 5 इधर और 5 इधर। तो फिर आपका 70 प्लस 48/14 मतलब 118/14 और 5 इधर। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1/1/5 प्लस 14/118। कैलकुलेशन में एरर हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई एरर नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत सेम तरीके से कर सकते हो। अगर यहाँ पे वोल्टेज है Q, ये स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर पे वोल्टेज का यहाँ भी Q और यहाँ पे भी Q। अगर यहाँ वोल्टेज P है तो यहाँ पे भी P और यहाँ पे भी P। अब देखो, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, P और Q एक दो साइड ले लेंगे, इनके बीच एक जगह हम A ले लेंगे, एक जगह B ले लेंगे और कहीं एक जगह हम C ले लेंगे, ठीक है। तुम अलग अलग भी ले सकते हो। फिर हम देखेंगे PA और PB और PQ इस टाइप से कौन कौन सा कनेक्टेड है, उन सबको हम देखेंगे। उन सबको देखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। नियरली अगर देखोगे तो ये दो ब्रांचेस सीरीज़ में आपको मिल जाएंगी, फिर ये दो ब्रांचेस सीरीज़ में मिल जाएंगी, फिर ये दो ब्रांचेस सीरीज़ में मिल जाएंगी, सबका पैरेलल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको। इसके बाद एक और कैपेसिटर रेजिस्टर का एक और पार्ट है कि रेजिस्टर हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को ही चुनता है। जैसे कि करंट यहाँ आया तो करंट बी और सी की तरफ फ्लो ही नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है ना कि सी ओपन में है और बी भी क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो करंट कभी बी और सी की तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब वो ए पे जाएगा, ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद वो वापस मिलेगा, वापस वो डी से क्रॉस कर जाएगा। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना तो उस केस में बी वाले को और सी वाले को आप मिटा देना। तो अगर आप अब इस सवाल को थोड़ा सा देखोगे टेढ़ा करके तो आपका बेसिकली सवाल तो यही बन गया फिर से, जहाँ पे आपका ए इधर है और डी इधर है, तो ए डी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालनी है।
क्लियर है? अब यहाँ पे कई तरीके से सवाल बन सकते हैं। अगर मैं AC के बीच आपको रेजिस्टेंस पूछ लेता तो आप क्या करते? B और D को आप क्या मानते? ओपन सर्किट। अरे भैया अगर AC को तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ओपन सर्किट कौन बना रहा? B और D। इसका मतलब ये इतना पार्ट आप कंसिडर नहीं करते, मतलब ये 10 ओम वाला कंसिडर करते, लेकिन यहाँ 10 ओम के बाद वाले ये जो 10 ओम के ये नहीं कंसिडर करते। और अगर मैं आपसे बोलता कि मैं CD पे बैटरी लगा रहा हूँ, तो CD पे अगर मैं बैटरी लगाता तो आप क्या नहीं कंसिडर करते? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कंसिडर नहीं करते क्योंकि ओपन सर्किट में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन 7 में अकेले आपके 4 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो आप एक बार एक काम ये करना, क्वेश्चन 7 में आपको मैं काम दे रहा हूँ, आप RAB फाइंड कर लेना, RAC फाइंड कर लेना, RAD फाइंड कर लेना, RDB फाइंड कर लेना, RDC फाइंड कर लेना, और देखना हर बार रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग ही आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द लेक्चर।